Good morning. This is Ravi Prakash and welcome to my YouTube channel आरवी इंग्लिश क्लासेस एक प्रयास। आज का जो टॉपिक है वो हमारा फ्रेज एंड क्लाउज है। ओके, जो अगेन बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप ध्यान से देखेंगे इसे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। ओके, लेट्स स्टार्ट। आज हम देखने वाले हैं फ्रेज और क्लाउज। तो सबसे पहले देखेंगे हम कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड क्लाउज। ओके, हम ये देखेंगे फ्रेज क्या होता है और क्लाउज क्या होता है, ठीक है। देखिए फ्रेज क्या होता है, अगेन आप इसे कह सकते हैं अ सेट ऑफ वर्ड्स दैट डजंट हैव एनी मीनिंग, ठीक है। मतलब जिसका कहने का मतलब होता है कि अलोन, मतलब फ्रेज कहने का मतलब अगेन कलेक्शन ऑफ वर्ड्स ही होगा, सेट ऑफ वर्ड्स होगा जो कि इंडिपेंडेंटली उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा, मतलब उसका अकेले कोई अर्थ ही नहीं निकल सकता। लाइक अगर हम लिखते हैं इन फ्रंट ऑफ, ठीक है, या फिर हम लिखते हैं एंग्री विथ, ठीक है, या फिर हम लिखते हैं लुक आफ्टर, ठीक है, या फिर हम लिखते हैं टेक केयर, या फिर लिखते हैं एकस्टम टू, ठीक है, एकस्टम टू नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे समझिए, या फिर इन फ्रंट, या फिर लिख सकते हैं इन स्पाइट ऑफ। देखिए दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रेज। अब देखिए अकेले इसका कोई मतलब तो नहीं है ना, अगर आप सेंटेंस में लिखते हैं ये सारा अगर हम लिख देते हैं तो इसका कोई मतलब सिंगल कोई मतलब नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन हम दूसरी तरफ लिखते हैं कि ही प्लेज, ठीक है, या फिर ही विल लाफ, ठीक है, आई शैल गो देयर। अब ध्यान दीजिए, तो फ्रेज और क्लाउज के बीच में डिफरेंस क्या है कि दोनों में आपका सेट्स ऑफ वर्ड ही होता है। एक तरफ आपका जो क्लाउज होता है वो अकेले काफ़ी होता है, मतलब वो अपना अर्थ पूरा का पूरा निकाल सकता है, मतलब वो अकेले काफ़ी है किसी भी सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए। लाइक ही प्लेज, वह खेलता है, और यहाँ देखिए इन फ्रंट ऑफ, इट डजेंट मेक एनी सेंस। ओके, दूसरी तरफ ही विल लाफ, यहाँ देखिए एंग्री विथ नहीं, आई शैल गो देयर, अकेला काफ़ी है ना। तो कहने का यहाँ पे ये मतलब हुआ कि जब तक कि हम फ्रेज को अपने सेंटेंस में यूज़ नहीं कर ले तब तक उसका कोई मतलब नहीं हुआ। जैसे कि अगर हम इसी को लिख दें कि देयर इज़ अ हॉस्पिटल इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। अब देख लीजिए, अब ये सेंटेंस आपका मीनिंगफुल हो गया, ठीक है। तो फ्रेज क्या है कि अकेले वो एग्जिस्ट नहीं करता जब तक कि हम उसे सेंटेंस में यूज़ नहीं कर ले, ठीक है। उसी तरह एंग्री लिख दे सकते हैं कि ही इज़ एंग्री विथ मी, हो गया पूरा। या फिर यू शुड लुक आफ्टर योर बुक, या फिर यू शुड लुक आफ्टर योर पेट एनिमल, ठीक है, जो भी पालतू जानवर उसकी आपकी देखभाल करनी पड़ेगी, ठीक है। या फिर टेक केयर, पेरेंट्स मस्ट टेक केयर द हैबिट ऑफ देयर चिल्ड्रन, ठीक है। फिर इन स्पाइट ऑफ के बदले में जैसे a pronoun comes in spite of a noun, ठीक है। तो आई होप आपको ये फ्रेज क्लियर हुआ होगा। तो फ्रेज कहने का मतलब ये होता है कि अगेन ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ठीक है, वर्ड्स का कुछ कॉम्बिनेशन होता है जो कि अकेले नहीं होता कंप्लीट जब तक कि हम उसे सेंटेंस में यूज़ ना कर ले। दूसरी तरफ क्लाउज हमारा क्या है, वो अकेले काफ़ी है। तो आप कह सकते हैं कि अ क्लाउज consists of
अ सब्जेक्ट, ठीक है, एंड अ फाइनाइट वर्ब। मतलब क्लाउज हम उसे कहेंगे, यहाँ देखिए ये भी आपका सेट ऑफ वर्ड्स ही होता है, देखिए यहाँ भी तो सेट ऑफ वर्ड्स ही है ना, सेट ऑफ वर्ड्स ही है, लेकिन जहाँ एक तरफ जो फ्रेज़ है वो अकेला काफ़ी नहीं है, आपका क्लाउज अकेला ही काफ़ी होता है। तो किसी भी सेंटेंस, आपको पता होगा सेंटेंस का क्या होता है डेफिनेशन, कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स डैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। तो ये काफ़ी है, और सब्जेक्ट काफ़ी है, सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब काफ़ी है, मतलब एक सेंटेंस को पूरा होने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब काफ़ी है, ठीक है। अब यहाँ पे बात होता है सब्जेक्ट को, तो आपको पता है सब्जेक्ट मतलब जो डूअर होता है, जो करने वाला होता है वो डूअर कहलाता है, वो सब्जेक्ट कहलाता है। अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फाइनाइट वर्ब, अब ये फाइनाइट वर्ब का क्या मतलब हुआ, ठीक है। तो देखिए अ टाइप ऑफ मेन वर्ब और डैट चेंजेज इट्स फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन और टेंस, मतलब एक ऐसा मेन वर्ब जो अपना फॉर्म बदल लेता हो, जो अपना फॉर्म बदलता हो या तो पर्सन के हिसाब से या तो टेंस के हिसाब से, ठीक है। जैसे अगर हम लिखते हैं कि ही प्लेज और वही हम लिखें दे प्ले, तो देखिए दे प्ले, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो V5 है ना, और यहाँ पे क्या है V1 है। तो देखिए ये अपना फॉर्म तो बदल लिया ना, कैसे बदला, पर्सन, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब, ये पर्सन के हिसाब से बदल लिया। और अगर हम टेंस के हिसाब से बदले तो क्या लिखेंगे, ही प्लेड। देखिए यहाँ पे V2 है, आपको पता होगा कि किसी भी मेन वर्ब का क्या होता है, फिफ्थ फॉर्म होता है, V1 V2 V3 V4 और V5, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं फाइनाइट वर्ब एक ऐसा होता है मेन वर्ब, या एक ऐसा प्रिंसिपल वर्ब होता है, या उसे हम लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं। तो एक ऐसा मेन वर्ब जो अपना फॉर्म बदल ले या तो पर्सन या टेंस के हिसाब से, उसे हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। तो क्लाउज होने के लिए आपके सेंटेंस में एटलीस्ट वन सब्जेक्ट एंड वन फाइनाइट वर्ब, ओके, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आई होप आपको ये फ्रेज और क्लाउज में डिफरेंस समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं कि अब हमारे पास क्लाउज कितने तरह के होते हैं, ठीक है। क्योंकि आप जैसे जैसे आगे आएंगे आपको क्लाउज जो है आपको ढूंढना होता है कि नाउन क्लाउज भी है, एडजेक्टिव क्लाउज भी है, एडवर्ब क्लाउज भी है, ठीक है। तो वो भी हम देखेंगे। फिलहाल तो हम देखते हैं कि क्लाउज हमारा कितने तरह का होता है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम क्लाउज को ही डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है। फ्रेज तो समझ ही गए होंगे। देखिए क्लाउज कहने का मतलब हुआ, अब जो है हमारे पास जो क्लाउज है ना, वो क्लाउज आपका दो तरह का हुआ। एक हमारा कहलाता है प्रिंसिपल, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कभी कभी आपके पास एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हो, ठीक है। एक होता है आपका प्रिंसिपल क्लाउज और दूसरा होता है आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज, ठीक है। प्रिंसिपल क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज आइए समझते हैं। जैसा कि स्कूल में कैसे प्रिंसिपल होता है, वो तो किसी से, वो तो इंडिपेंडेंट होता है ना। अगर उसको कोई डिसीजन लेना है तो क्या वो टीचर का तो बात नहीं मानेगा ना, वो तो अकेला काफ़ी है, ठीक है। वो डिसीजन मतलब डिसाइड कर सकता है वो, ठीक है। लेकिन अब जो टीचर्स है, जो सबऑर्डिनेट है, वैसे सबऑर्डिनेट का मतलब भी होता है जो आपके सहयोगी जो हैं, ठीक है, आपके साथ वाले। तो साथ वाले में क्या है, वो उनको तो डिपेंड है ना, उनको तो प्रिंसिपल पे डिपेंड होना ही पड़ेगा, कुछ भी करना होगा तो, ठीक है। खुद से तो कोई रूल नहीं ना अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का तो ये जो हमारा क्लाउज होता है वो होता है इंडिपेंडेंट। आप इसे इंडिपेंडेंट क्लाउज भी कह सकते हैं। और ये जो होता है वो, इसे हम कहते हैं आपका डिपेंडेंट। डिपेंडेंट कैसे, आपको एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। डिपेंडेंट क्लाउज मतलब कहीं ना कहीं अपना अर्थ निकालने के लिए इसे इस पे डिपेंड होना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर हम ऐसा लिखते हैं कि इफ़ यू गो देयर, ठीक है, इफ़ यू गो देयर यू विल मीट हिम। चलिए ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे मैं आपको प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसा कि अब मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल कहने का मतलब जो अकेला एग्जिस्ट करता हो, अकेला वो अपना अर्थ निकाल सकता हो। जैसे अगर हम बोलते हैं कि इफ़ यू गो देयर, सपोज़ अगर हम यहाँ पे हम आपको ये नहीं अब देते हैं, ठीक है, फिलहाल हम ये नहीं ले रहे हम, ठीक है।
और आपको हम बस इतना कहना चाह रहे हैं, इफ़ यू गो देयर, मतलब अगर तुम वहाँ जाते हो। अगर इतना बोलने के बाद अगर हम स्टॉप हो जाते हैं तो क्या ये सेंटेंस आपका पूरा लग रहा है? नहीं लग रहा ना। आप पूछेंगे ना कि हाँ तो क्या होगा, ठीक है, व्हाट वुड हैपन, ठीक है। तो इफ़ यू गो देयर मतलब अगर तुम वहाँ जाते हो, ठीक है, ये अधूरा लग रहा है ना। लेकिन अगर हम अब इसको हम ऐसे कहते हैं, सिर्फ ले बोलते हैं अगर हमें कि यू विल मीट हिम, मतलब तुम उससे मिलोगे, ये तो काफ़ी है ना, ये तो अकेले काफ़ी है। तुम उससे मिलोगे, यू विल कॉल हर, तुम उसे कॉल करोगे, ठीक है, अकेला काफ़ी है। तो देखिए यहाँ पे अब ये चीज़ क्या है, आपको सेंटेंस देखने के बाद ये समझ में आया कि ये सेंटेंस अकेले ही काफ़ी है, मतलब यू विल मीट हिम ये आपको अकेले काफ़ी है ना। तो ये रहा आपका प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज। और ये चूँकि इसको अपना अर्थ निकालना पड़ेगा, इसको डिपेंड होना पड़ेगा, तो ये कहलाएगा आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे अगर हम लिखते हैं ऐसा कि वेट टिल आई रिटर्न, ध्यान से देखेंगे, वेट टिल आई रिटर्न। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी आपका दो क्लाउज है। देखिए जब जब आपके पास कंजंक्शन होगा ना तो दो सेंटेंस होगा। दो सेंटेंस कहने का मतलब, इसका मतलब अगर सेंटेंस है तो सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब नेसेसरी है, तो कहने का मतलब दो सेंटेंस तो दो वर्ब, ठीक है, दो वर्ब दो सब्जेक्ट, इसका मतलब दो क्लाउज, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए दो सेंटेंस, एक है कि वेट और एक है आपका टिल आई रिटर्न। तो देखिए अगर इम्परेटिव सेंटेंस अगर हम कहते हैं, अगर आप अब यहाँ पे आप कहेंगे कि ठीक है इसमें तो दिख रहा है कि हाँ सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब है, लेकिन इसमें तो सिर्फ वर्ब है ना। लेकिन अब क्लाउज का तो डिफिनेशन यहाँ पे गलत होने वाला है, ठीक है, कि अब यहाँ पे तो सब्जेक्ट है ही नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, जो भी इम्परेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है, उसमें जो है ना यू बाय डिफ़ॉल्ट वो हिडन होता है। अगर हम किसी को कहते हैं कि गो देयर, इसका मतलब हम यही कहना चाह रहे हैं कि यू गो देयर, मतलब यू जो है वो सब्जेक्ट आपका होता है लेकिन हिडन होता है, मतलब कहीं ना कहीं आपका यू क्या है यहाँ पे हिडन है, ठीक है। आप ऐसे लिखेंगे नहीं, आप इसे समझ सकते हैं कि हाँ वो ये कहना चाह रहे हैं कि यू वेट, मतलब तुम रुको टिल आई रिटर्न, जब तक कि मैं लौट ना आऊँ। तो देखिए ये तो काफ़ी है ना, किसी को आप ऐसे कह सकते हैं ना कि वेट हियर, काफ़ी है ना, वो ये नहीं पूछेगा ना। लेकिन अगर हम ऐसा किसी को बोलते हैं कि टिल आई रिटर्न, मतलब जब तक मैं लौट ना आऊँ, अगर इतना कह के रुकते हैं तो सामने वाला पूछेगा ना कि हाँ भाई तब तक हम क्या करेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये क्या हुआ आपका, ये डिपेंडेंट हो गया ना, तो ये क्या हो गया आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। और ये हो गया आपका क्या, प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है। तो अगर आपसे कोई कहे कि इम्परेटिव सेंटेंस में कहाँ सब्जेक्ट है, ठीक है, तो आप ये कहेंगे कि यू वहाँ पे क्या होता है, वो आपका हिडन होता है, ठीक है, यू आपका हिडन होता है। तो इस तरह से ये आपका सब्जेक्ट हुआ और ये वर्ब हुआ, फाइनाइट वर्ब हुआ, तो ये क्लाउज का भी कंडीशन पूरा कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से दो क्लाउज है आपके पास, एक है प्रिंसिपल और एक है आपका सबऑर्डिनेट, ठीक है। चलिए आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। एक दो एग्जांपल और हम लेते हैं और उसके बाद हम आपको आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अब आपको एग्जांपल में ऐसा लिखते हैं कि ऑल एक मिनट, लिखते हैं कि ऑल द ब्लेसिंग्स दैट वी एंजॉय कम फ्रॉम गॉड, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए कहने का ये मतलब हुआ कि आपको हमेशा ऐसा एग्जाम्पल नहीं दिखेगा कि जहाँ पे यहाँ से यहाँ तक आप
सबऑर्डिनेट कह देंगे और यहाँ से यहाँ तक प्रिंसिपल कह देंगे। ठीक है, आपको वहाँ पे थोड़ा फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कहाँ पे आपका सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब है। मतलब आपको ये 2 सेंटेंस ऐसा बनाना होगा जहाँ पे एक सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब, क्योंकि आपको क्लाउज का कंडीशन भी तो पूरा करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे अगर हम अलग करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, देखिए डैट वी इंजॉय। अब ध्यान दीजिए ऐसे सेंटेंस में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए जहाँ से भी क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा ना, डैट हो, ठीक है, व्हाट हो, व्हेन हो, वेयर हो, ठीक है, तो आप वहाँ से साइड कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से आप देख लीजिए, उसके बाद सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब उठा लीजिए, वो आपका हो जाएगा। जैसे ये देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे ऑल द ब्लेसिंग्स, ठीक है, कम फ्रॉम गॉड, ये अलग हो गया। फिर डैट वी एन्जॉय। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 सेंटेंस हो गया। तो यहाँ पे देखिए दोनों में क्या है, आपका सब्जेक्ट है और फाइनाइट वर्ब है। फिर देखिए सब्जेक्ट है, फाइनाइट वर्ब है, तो ये हो गया आपका, देखिए तो डैट वी एन्जॉय, जिसे हम एंजॉय करते हैं, तो ये हो गया आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज। ये आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज हो गया और ये हो गया आपका प्रिंसिपल क्लाउज। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक और हम लेते हैं, क्लियर। चलिए अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि आपका कहाँ पे प्रिंसिपल क्लाउज है और कहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लाउज है। देखिए ऐसा है कि आपको हमेशा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमेशा आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि हाँ यहाँ से यहाँ तक प्रिंसिपल क्लाउज और यहाँ से यहाँ तक, जैसे वेयर लायंस लीव। ठीक है, चलिए देखिए अगर हम आपको एक ऐसा एग्जांपल देते हैं कि दिस इज़ द फॉरेस्ट वेयर लायंस लीव। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए सिंपल आपको दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक दिस इज़ द फॉरेस्ट और वेयर लायन लिव्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज और ये हो गया आपका प्रिंसिपल क्लाउज। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको हमेशा यही केस दिखेगा, यहाँ से यहाँ तक प्रिंसिपल, यहाँ से यहाँ तक सबऑर्डिनेट। आपको थोड़ा फाइंड आउट भी करना पड़ेगा। जैसे यहाँ देख लीजिए द रीज़न वाई। अगर सपोज अगर आप ऐसा कहते हैं कि द रीज़न वाई ही बीट हिम, अगर आप यहाँ से यहाँ तक लेते हैं तो फिर सब्जेक्ट आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ पे आपको WH दिख जाए, ठीक है, जहाँ से आपको WH दिख जाए आप वहाँ से साइड कर लीजिए। ठीक है, वहाँ उसके बाद सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब देख लीजिए, हो गया। ठीक है, यानी इसको अगर हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, द रीज़न इज़ नॉट क्लियर, उसके बाद फिर वाई ही बिट हिम। ठीक है, द रीज़न इज़ नॉट क्लियर, ठीक है, वाई ही बिट हिम। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, द रीज़न इज़ नॉट क्लियर, फिर अगले में लिख देंगे कि वाई ही बिट हिम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दोनों अलग दिख रहा है ना, वाई ही बिट हिम, क्यों उसे पीटा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो सेंटेंस अधूरा है ना, लेकिन अगर सिंपली हम कहें कि द रीज़न इज़ नॉट क्लियर, ये तो काफ़ी है ना। चलिए, तो ये रहा आपका प्रिंसिपल क्लाउज और ये रहा आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि आपका क्लाउज क्या होता है और फ्रेज़ क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। चलिए एक बार फिर से सम अप हम कर लेते हैं। तो क्लाउज कहने का मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि अ सेट ऑफ वर्ड्स दैट डजंट हैव एनी मीनिंग इंडिपेंडेंटली या फिर अलोन, मतलब जिसका अकेले कोई मतलब नहीं होता है, जैसे इन फ्रंट ऑफ, एंग्री विथ, लुक आफ्टर, लुक इनटू, जब तक कि हम इसे सेंटेंस में यूज़ ना कर लें। दूसरी तरफ क्लाउज क्या होता है, क्लाउज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें एटलीस्ट वन सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब हो, ठीक है, फाइनाइट वर्ब होता हो। फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, एक ऐसा मेन वर्ब जो अपना फॉर्म या तो पर्सन या टेंस के अकॉर्डिंग बदल लेता हो, उससे हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। ठीक है, आपको एग्जांपल मैंने दिया, फिर मैंने आपको ये बताया कि आपका क्लाउज दो तरह का, एक प्रिंसिपल और एक सबऑर्डिनेट। प्रिंसिपल क्लाउज कहने का मतलब जो अकेला काफ़ी हो, ठीक है, मतलब जिसे अपना अर्थ निकालने के लिए किसी और की हेल्प की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। और सबऑर्डिनेट मतलब जो डिपेंडेंट क्लाउज हो, ठीक है, जैसे इफ़ यू गो देयर,
ठीक है, या फिर हम ऐसे लिखें कि आई विल गो देयर इफ़ माई फादर अलाउज़ मी, मतलब मैं वहाँ जाऊँगा, कब जाऊँगा, क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। इफ़ मतलब अगर मेरे पिता अलाउ करते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे इफ़ माई फादर अलाउज़ मी, ये तो डिपेंडेंट है ना, तो ये हो गया आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज, और आई विल गो देयर तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप जो है एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख सकते हैं, ठीक है। आई वुड लव टू आंसर, ठीक है। तो तब तक कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग मी। एंड अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। सो if you are watching this video the very first time, then do subscribe my channel and also press the bell icon so that you would get all the notification of my latest video whenever I'll upload. Okay, so now it's time to say bye. तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक my all time favorite message to you is खुश रहिए और लोगों को खुश रखिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग ग्रामर के टॉपिक्स पे, ठीक है। तो टेक केयर, थैंक यू।